This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन बहुत बहुत मुबारक हो 261 की फाइनल क्लोज स्टार्ट बहुत अच्छा विद इन मिनट्स हमने देखा था 318 तक जाते हुए उसके बाद ऊपर नीचे थोड़ी बहुत मार्केट हुई लेकिन 261 का क्लोज ऑन टॉप ऑफ 1400 पॉइंट इजाफा जो पिछले हफ्ते हुआ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर पाकिस्तान इन दिस सिचुएशन के लास्ट वीक दुनिया भर की मार्केट जो थी काफ़ी नेगेटिव थी। आज भी चाइना की मार्केट खासी नेगेटिव है। उसके बावजूद दुनिया की और मार्केट बेहतर हैं बिकॉज ऑयल प्राइसेस बेहतर हैं और आज पाकिस्तान ने ज़बरदस्त इजाफा दिखाया। बॉम्बे मार्केट में भी आज काफ़ी इजाफा है। चाइना की मार्केट की नेगेटिविटी की कुछ वजूहात बताई जा रही हैं कि नंबर्स वाला अच्छे नहीं आए और मेरी अपनी ज़ाती राय यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रिजम्पटिव प्रेसिडेंट बनना चाइना के लिए बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है क्योंकि जिस तरह से चाइना अब तक एक्सपोर्ट कर के पैसे कमाता रहा बेइंतहा अमेरिका में, वो अब शायद मुमकिन नहीं रहेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ये 505 बिलियन का जो सरप्लस कमाता है चाइना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो ये भी कह रहा है कि एप्पल वगैरह टाइप की जितनी कंपनीज़ हैं जो जॉब्स उठा के ले गई हैं चाइना इंडिया वगैरह उनको वापस लाना होगा ताकि अमेरिका में जॉब्स क्रिएट हों। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर चाइना और भी चाइनाज़ अदर भी इश्यूज़ भी हैं लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ मार्केट अच्छी चली। उसके एक वजह यही बताई जा रही है कि रिज़ल्ट जो हमारे इतने अच्छे आए उसके बाद इमर्जिंग मार्केट में एंट्री की जो बातें चल रही हैं वो भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है पिछले दिनों। एंट्री अगर हो जाती है मई के 14 जून को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी ट्रिगर होगा। साथ साथ हमने देखा कि कल जो है IMF की मीटिंग हो रही है जिसमें IMF ऑफ कोर्स पुश करेगा बहुत सारे रिफॉर्म्स के लिए। इसी सिलसिले में एक अनाउंसमेंट ऑलरेडी आ गई है कि स्टील मिल और PIA की निष्कारी जारी रहेगी, जो सिलसिला है जारी रहेगा और 10 जून को कोई बड़ी पेशरफ्त होने वाली है स्टील मिल के सिलसिले में। आइए एक नज़र डालते हैं डाटा के ऊपर। आज के डाटा ये रहा कि 36,234 का लेवल आ गया 100 इंडेक्स का आफ्टर इंक्रीज़ ऑफ 261 पॉइंट्स। KC 30 में भी 207 का इजाफा 21,302 का लेवल। ऑल शेयर्स में भी 130 का इजाफा 24,746 का लेवल। वॉल्यूम भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे 273 मिलियन। एडवांसिंग कंपनी 189, डिक्लाइनिंग 135, अनचेंज 20। वॉल्यूम लीडर में आज वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम है विद 26 मिलियन टर्नओवर। उसके बाद सुई नॉर्दर्न गैस 24, दीवान सीमेंट 21, पाक इंटरनेशनल बल्क 21, बाइको पेट्रोलियम 13। गेनर्स ICI पाकिस्तान 22, फिरोज सन्स 18, द सीरियल कंपनी 18, हाई नून 17, एबॉट लेबोरेटरीज 14। एक ख़बर यह आई है कि 1 जुलाई से 15% ड्रग की कीमतें का मज़ीद इजाफा के एग्रीमेंट हो गया है। इससे पहले भी 6 महीने पहले कीमतें बढ़ चुकी हैं, इसीलिए शायद हम देख रहे हैं कि टॉप गेनर्स में अक्सर जो लेबोरेटरीज़ का नाम आ रहा है। टॉप लूज़र्स में रिफान मेज़ 450 का लॉस, नेस्ले पाकिस्तान 100 का लॉस, सीमेंट में 34, इंडस डाइंग 30, सर्विसेज इंडस्ट्री 16। दुनिया भर की मार्केट पे अगर एक नज़र डाली जाए तो हमने देखा डॉ में कल 7980 का इजाफा है, SP में 6.5, नैस्डैक में 19 और एशियन मार्केट में नीके में 109 का इजाफा, हैंगसेंग में 46, शंघाई में 81 का लॉस विच इज़ 2.79% और सेंसेक्स बॉम्बे में 464 का इजाफा 1.84%, सिंगापुर में 35 का इजाफा 1.2%। ऑयल की प्राइसेस प्लस 1.72, 45.43। गैस की कीमत में कमी है 0.38% और ये 2.09 का हुआ। तो यूरोप की जो मार्केट अभी खुली हुई है उसमें भी हम पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं। फुटसी में 44, डेक्स में 185, कैक में 54 और आईबेक्स में 114। सब जगह पॉजिटिविटी है और सवाए चाइना के हम देख रहे हैं इस वक्त।
इस सिलसिले में बात करने के लिए कि जो इतनी बड़ी इजाफा हुआ 1400 पॉइंट का पिछले हफ्ते और आज भी, हमने अब्दुल समद साहब को दावत दी है जो कि इक्विटी सेल्स ग्रुप के हेड हैं शजर कैपिटल के। समद साहब, ये तो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा इजाफा है, वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, 1400 प्लस टुडे 264। क्या फैक्टर से मूव कर रहे हैं, इतनी आग क्यों लगी हमारे शेयर्स में? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक तो ऑयल और बैंक्स ने जो इजाफा हमें पिछले दिनों कुछ दिखाया है, तो बेसिकली तो वही सेक्टर्स थे जिस वजह से हम ये कहते थे कि मार्केट जो है वो 34,000 की है, लेकिन अगर हम इसमें ऑयल और बैंक्स के पॉइंट्स डाल दें तो ये जो है वो 38,000 39,000 की मार्केट है। तो वही आपको ये नज़र आया जब ऑयल एंड बैंक्स के शेयर्स ने परफॉर्म किया, तो मार्केट का इंडेक्स आपको अभी आज 36,000 नज़र आया और आगे जाते हुए हो सकता है आपको 38 39 भी इसी वजह से नज़र आए। ऑयल में कीमत बढ़ी, उसकी वजह से वापस जो इतनी नेगेटिविटी थी वो कम हुई आपके? जी। दूसरा एक जो मेन रीज़न हुआ कि जो आपकी फ़ॉरेन सेलिंग आ रही थी, वो पहले तो फ़ॉरेन सेलिंग रुक गई और उसके बाद अब फ़ॉरेन बाइंग में कन्वर्ट हो गई। और क्योंकि ऑयल और हमारा बैंक सेक्टर जो है वो एक तो वैसे ही उसका वेटेज हमेशा से ज़्यादा होता है, तो उसमें जब बाइंग एक्टिविटी हमने देखी तो मार्केट के इंडेक्स को काफ़ी सपोर्ट मिली उससे। ये दो सेक्टर हैं जो मूव कर गए मार्केट। जी ज़्यादा। अभी आप पिछले 2 हफ्ते का डेटा उठा के देखेंगे तो ऑयल और बैंक्स ने ही ज़्यादा परफॉर्म किया है। तो ये जो फॉरेनर्स की एटीट्यूड में चेंज आया, उसकी कोई ख़ास वजह? देखें, एक तो सबसे पहले तो ये MSCI वाली जो न्यूज़ आई कि MSCI इमर्जिंग में जाने के चांसेस हमारे अच्छे खासे हो गए हैं, तो उसमें ये कि उसमें जो शेयर्स हैं उसके अंदर ज़्यादा जो हैं वो ऑयल और बैंक्स के ही हैं, जिसमें बड़े बैंक्स और 2 ऑयल की कंपनीज़ हैं हमारी, जो कि लिस्ट अभी तक आई हुई है। बताएंगे तो बड़ी जी। सबसे पहले OGDC की आप पिछले 1-1.5 हफ्ते की परफॉर्मेंस निकाल के देख लें तो कम से कम उसने 20 से 25% परफॉर्म किया है। ठीक है, वो हमारी सबसे बड़ी कंपनी है OGDC। उसके बाद PPL है ऑयल एंड गैस में से। अच्छा, फिर दूसरा जो 2 बैंक्स जिन्होंने परफॉर्म किया है वो है HPL और UBL। उनका भी इंडेक्स के अंदर जो है वो काफ़ी वेट है। अच्छा। तो उनको भी हमने परफॉर्म करके हुए देखा और इस तरह इंडेक्स जो है हमारा वो ऊपर चला गया। OGDC की अगर कीमत देखी जाए आज कहाँ खासी बढ़ी है पहले से? जी 143 के करीब आज भी 2.98% बढ़ा। जी रुपया बढ़ा विद ए टर्नओवर ऑफ 2.2 मिलियन। जी 142 पे पहुंच गया। ये मुझे याद है, ये 2 हफ्ते पहले मैं खाली 119-120 वहाँ ट्रेड हो रहा था। उससे थोड़ा पीछे चले जाए, जब बुरा वक्त था तो 98 का भी था। जी बिल्कुल। आपने ये क्या बुक वैल्यू से भी नीचे था, बुक वैल्यू से। इसी तरह PPL भी नीचे था। माशाल्लाह आज ये काफ़ी, तो आपकी बात सही लग रही है। हबीब बैंक स्पॉट होने के बावजूद 199 का पहुंच गया। जी ये भी 170s के अंदर होता था, 170s का था। इसी तरह UBL भी है, नेशनल बैंक में भी इजाफा है। UBL भी आज देखें ना, तकरीबन अपर सर्किट के करीब आ गया था, ये भी 6-7 रुपये आज ये भी प्लस हुआ है UBL। 5.89 रुपीज़ का इजाफा है इसमें। जी विद टर्नओवर ऑफ 5.2, 177 का हुआ ये। जी UBL एंड हबीब हैज़ बीन अ मेजर फैक्टर। जी MCB तो वैसे भी था, MCB तो था, लेकिन UBL और HPL क्योंकि अब इनके साइजेस काफ़ी, HBL तो सबसे बड़ा स्टॉक है हमारी स्टॉक एक्सचेंज का। जी MCB से भी बड़ा है। जी अब HBL का वेट सबसे ज़्यादा हो गया, तो वो जब उन्होंने परफॉर्म किया तो वो आपको इंडेक्स ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि हबीब बैंक और MCB का जो पहले बड़ा गैप था वो भी अब नैरो होता चला। जी बिल्कुल। आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देखें बैंक्स की, जो ग्रोथ आ रही है, बैलेंस शीट ग्रोथ, तो हर जगह HBL ही है वो ज़्यादा जी लीड कर रहा है। क्या कोई सबसे बड़ा बैंक, बल्कि तो नेशनल बैंक से भी बड़ा बैलेंस शीट वाइज बैंक हो गया HBL। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी हो गई है अब, और आप देखें ना अग्रेसिव कितना, अभी पूरा PSL वाला इवेंट कराया था HBL ने। जी वहाँ देखें आप, रोड पे आप चलते हुए देखें, आपको एडवर्टाइजिंग हर चीज़। MCB तो बड़ा ही जो है वो बैकफुट पे थोड़ा आया हुआ है। अच्छा, एंड व्हाई हबीब बैंक इज डूइंग सो वेल? नहीं, हबीब बैंक की मैनेजमेंट काफ़ी अग्रेसिव है। UBL तो देखें हमेशा से काफ़ी अग्रेसिव था, तो लेकिन UBL के साथ साथ अब जो जिसने ज़्यादा परफॉर्म अब शुरू करना किया है वो है HPL। तो HBL UBL फाइटिंग फॉर द शेयर। MCB थोड़ा सा हमेशा से बैकफुट पे है। जी अच्छा, कंजर्वेटिव। हमारे नाज़रीन के बेनिफिट के लिए थोड़ा सा हमें समझाएं कि अभी जो हम लोग फ्रंटियर मार्केट में हैं उसमें कहते हैं कि 18-19 हमारे शेयर्स हैं जी लिस्टेड हैं, और अब जब इमर्जिंग में जाएंगे तो खैर वो तो होगा एक्चुअली नेक्स्ट ईयर। जी तो उसमें कितने शेयर्स होंगे और कौन कौन से शेयर्स होंगे, या क्या उसका क्राइटेरिया होगा, और उससे बढ़ेगा या घटेगा?
देखिए उसमें होता ये है कि जिस तरह हमें बताया जा रहा है कि ये देखें फ्रंटियर में हमारा वेट थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है, फ्रंटियर मार्केट्स में हमारा वेट ज़्यादा था, वो वेट इमर्जिंग में जाके कम हो जाएगा, लेकिन आपका पाए बढ़ जाएगा। जो इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो बाहर से फंड आते हैं वो पाए बढ़ जाएगा, भले परसेंटेज हमारी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन हम उसका जो वेट है, उसकी जो टोटल अमाउंट है मिसाल के तौर पे 1000 है और फ्रंटियर में जो टोटल 100 है, तो 100 का अगर आपका 10% था तो 10 रुपये बनते हैं। अगर 1000 का आप 5% भी है तो वो 50 बन जाएंगे ना। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ शायद लोगों को समझ नहीं आ रही। तो और फिर जाहिर सी बात है आप गोरों के रडार पे ज़्यादा आ जाएंगे तो वो डेफिनेटली हमारी मार्केट को जो है उससे फ़ायदा होगा। आपने OGDC का नाम लिया, वो तो सबसे बड़ी कंपनी है, उसका 1-2 रुपये ऊपर जाना जो होता है मार्केट के लिए बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट। टोटल अभी तक जो नाम आ रहे हैं ना वो 9 स्टॉक्स के नाम आए हैं। फाइनल लिस्ट तो आपको 14 तारीख को ही पता चलेगी जब वो प्रेस रिलीज़ लगाएंगे और 9 अभी तक जो 9 नाम आ रहे हैं उसमें OGDC, PPL, HBL, UBL, MCB, निशात मिल भी है, लकी है, हपको है और FFC है। ये स्टॉक्स का नाम जी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी और एंग्रो है। तो ये स्टॉक्स के नाम एंग्रो है। तो ये स्टॉक्स के नाम अभी तक आए हैं और बाकी ये कि जब हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन जो है वो उसी वक्त पता चलेगी। निशात का कि कल पिछले दिनों काफ़ी बढ़ा हुआ था, काफ़ी बढ़ा है। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्यों बढ़ा हुआ है, तो मुझे ये नहीं पता था कि निशात भी निशात के भी इसके ऊपर निशात इज़ दैट बिग कैपिटल वाइज एंड फ्लोट वाइज ए कंपनी की वो जी बिल्कुल। निशात मिल हमारी टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, एक ही होगी जी बिल्कुल। दैट्स वेरी गुड न्यूज़। अच्छा, तो ये मिसाल के तौर पे 14 जून को हमें ये खबर मिल जाती है कि हम एक्सेप्ट हो गए इमर्जिंग मार्केट में और ये 10-11 कंपनियां आ गई। उनके क्राइटेरिया शायद यही है कि उनके वेटेज क्या है, उनकी टर्नओवर्स कैसे, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, यानी वो अच्छे स्टॉक जिनको इधर 12 तो हो गया हमारे ब्लू चिप बिल्कुल ही है ना, बिल्कुल 11-12 उस पर गोरों की नज़र बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जी बिल्कुल। अब उनके पास जो एलोकेटेड फंड है फॉर आवर एरियाज फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, उसके अंदर उसमें वो लगाना शुरू कर ऑटोमेटिकली उनकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अभी जो हमने देखा टर्न अराउंड उनके अंदर एटीट्यूड में, बेचते बेचते रुके, फिर उसके बाद ख़रीदना शुरू कर दिया, तो क्या उसी का एंटिसिपेशन है ये? बिल्कुल बिल्कुल। देखें ऐसा होता है कि आप एक तो थोड़ा सा टर्न अराउंड आया है, वो बाहर भी चीज़ें टर्न अराउंड भी। आप देखें अगर ऑयल जो $26 पे था वो 45 आ गया। अच्छा, अब होता ये है कि जब ऑयल ने रिबाउंड किया तो आपको ये लग रहा है कि अब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो और नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपका बैंकिंग सेक्टर एक लो बन गया बैंकिंग सेक्टर का, कि अब यहाँ से नीचे तो इंटरेस्ट रेट नहीं जाएगा। तो अब इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ी थोड़ी बढ़ते हुए लग रही है, तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट रेट अभी नहीं तो 2 पॉलिसीज़ बाद बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो बैंकिंग सेक्टर को फ़ायदा होगा, तो बैंकिंग सेक्टर ने भी रिबाउंड किया। तो ये पूरे एक साइकिल है जो ऑयल के रिबाउंड के बाद ये एक स्टार्ट हुई। अच्छा, ऑयल का जो रिबाउंड है उस पर एक फैक्टर ये भी बताई जा रही है कि रशिया कोशिश कर रहा है कि जल्दी कोई मीटिंग बुलाए रशिया के अंदर और उसमें ईरान को कन्विंस करे। कि पिछले दफ़ा तो उसने एक तरह से पार्टिसिपेट ही नहीं किया या मजाक भी उड़ाया कि भाई आ जाओ, अब तुम जहाँ पे भी ले गए हो अपने उसको आगे बैठ के हम लोग इसको कंट्रोल करें। आपको क्या लगता है कि ये रशिया में मीटिंग होगी या कामयाब होगी? देखिए अब मीटिंग्स तो देखें काफ़ी हो चुकी हैं और हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी, तो मीटिंग्स का मेरा ख्याल है ये इसका हल नहीं है। अभी आप देखें लास्ट टाइम जो US के एक एजेंसी है वो डेटा रिलीज़ करती है US की प्रोडक्शन का, IEA के नाम से, उसने अभी प्रोडक्शन का जो डेटा वेंसडे को रिलीज़ किया है, तो सिर्फ एक हफ्ते में US की 1.25 लाख बैरल से प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई है। तो ये सारा वही इम्पैक्ट है, जो प्राइस इतनी नीचे आ गई है तो लोग अब थक के वो प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं। तो प्राइस के थ्रू ही जो इम्पैक्ट आएगा मेरे ख्याल है वही सबसे ज़्यादा। ये बात आपने पिछले शो में भी कही थी कि ये मीटिंग या ओपेक तो देखिए फेल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ओपेक एक आर्टिफिशियली कीमत को बढ़ाता था, वो फेल हो गया। और अगर ये रशिया भी मिल जाए या कुछ और भी कुछ हो जाए, सुपर ओपेक का नाम दिया था इन्होंने, थोड़ी देर के लिए फ़ायदा हो जाएगा या इम्पैक्ट आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होगा। लॉन्ग टर्म तो डिमांड सप्लाई पे ही होगा। एग्जैक्टली। और आपने पिछली दफ़ा शो में ये कहा था कि अगर सप्लाई घटना शुरू हो गया, दैट वुड बी द मेजर ट्रिगर। बिल्कुल। और वो जहाँ तक डिमांड का ताल्लुक है, वो तो इतना जो बढ़ रहा है ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, कई जगह हम स्लो डाउन, बिल्कुल जापान में डेफिनेटली स्लो डाउन है, यूरोप में स्लो डाउन है, चाइना में रिलेटिव स्लो डाउन है। बिल्कुल। तो वो तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर सप्लाई साइड पे कमी आ जाए, सप्लाई साइड पे आप देखें ना, आप खुद
एक किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक चीज़ की कीमत अगर 1/3 हो जाएगी तो सप्लाई में हो सकता है 6 महीने तक तो फ़र्क ना आए, 1 साल तक तो नहीं, लेकिन उसके बाद तो लोग फिर उस पर एक्ट करेंगे ना, क्योंकि इनके यहाँ थोड़ी सी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म होती हैं। तो अब ये भी होगा कि जब ऑयल प्राइस थोड़ी सी रिबाउंड भी होगी तो वो फ़ौरन नई प्रोडक्शन आना नहीं शुरू हो जाएगी, वो देखेंगे 1 साल तक के भाई कि प्राइस वंस बीटन ट्वाइस शाई वाली बात है। जी, प्राइस सस्टेन करेगी फिर जाकर प्रोडक्शन आएगी। तो मेरा ख्याल है कि ऑयल अभी जो है ना वो इसी एरिया में थोड़ा टाइम रहेगा, 40 to 50 के बीच में। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन है इसका भी इम्पैक्ट थोड़ा सा 2-3%। ये जो कनाडा में इतना बड़ा आग लग गया उसका भी ये रिसेंट देखिए होता ये है कि अगर ये चीज़ शायद अभी सप्लाई बढ़ रही होती है और ये 1-8 मिलियन बैरल का फ़र्क आता ना, लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। अभी वैसे ही सप्लाई हर तरफ से कम हो रही है, यही खबरें आ रही हैं कि सप्लाई यहाँ बंद हो गई, वहाँ बंद हो गया, और अचानक से ये सप्लाई भी जो है वो कम हुई, तो हमने उसकी वजह से भी ऑयल को रिबाउंड होते हुए देखा। लेकिन इसमें ये होगा कि जैसे ही वो फायर जो है वो थोड़ी कूल डाउन होगी तो वो आपको थोड़ा सा वापस ऑयल थोड़ा सा रिट्रीट होते हुए नजर आए। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ऑयल की? आज तो 45 कुछ पे हमने देखा है इसको, तो व्हाट इज़ द रेंज यू सी? मुझे लगता है कि ये अभी भी 40 और 50 के बीच में थोड़ा टाइम यहाँ निकालेगा, और उसके बाद अगर अब ये देखना है कि यूएस के नंबर्स किस तरह के आते हैं। अगर यूएस के नंबर्स इसी तरह डिक्लाइन होते रहे तो फिर तो ये बहुत स्पीड में शूट अप कर जाएगा। अच्छा, इस सिलसिले में एक बड़ी आप लोगों के, क्योंकि आपका काम ही इक्विटीज़ से है, ये सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ी अपनी प्लानिंग कर रहा है पोस्ट ऑयल 2020 का जो विजन उन्होंने दिया, उसमें 5% अरामको के शेयर बेचने की भी बात है, जिसकी वैल्यूएशन शायद 2 ट्रिलियन लगाई जा रही है। आप इस इशू को आते हुए देख रहे हैं? देखें, अभी जब से ये नए किंग आए हैं तो पॉलिसीज़ में चेंज तो काफ़ी आ रहा है। अभी उन्होंने देखे ना वीकेंड पे पूरी कैबिनेट को शफल कर दिया जी। वो उनका जो एक ऑयल मिनिस्टर थे अल नईमी, वो 1995 से थे, उनको उन्होंने फायर कर दिया है, और अरामको के जो प्रेसिडेंट थे उनको जो है वो यहाँ लगा दिया है। तो देखें चेंजेस तो आ रहे हैं, और वो जो इनके जो बेटे हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो काफ़ी जो है वो प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं इस वक्त। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसका ये। और कहते ही हैं कि नईमी साहब जो थे वो अरामको के फ्लोट के लिए वो नहीं थे, मतलब अच्छा फेवर में नहीं थे, रजामंद नहीं थे, तो जी इसीलिए उनको जो है वो अच्छा 5% अगर उन्होंने दे दिया, उससे इतनी बड़ी रकम आ गई तो इसमें क्या बुराई है? नहीं है, एक्चुअली $2 ट्रिलियन जो है वो उन्होंने एक वैल्यू पूरे कंपनी की असेस की है। अच्छा, पूरी कंपनी यही मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था। तो $2 ट्रिलियन की कंपनी, वैसे अब उन्होंने असेस की है किस पे, वो तो फिर चीज़ें आएंगी तो फिर पता चलेगा। तो अगर वो दे देते हैं तो मेरे ख्याल है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। 2 ट्रिलियन का 5% उनको अभी फिलहाल कैश आ जाए तो उससे जो बहुत सारे डेफिसिट्स वगैरह हैं कुछ महीनों के सालों के कवर हो जाएंगे। इट्स नॉट अ बैड थिंग, और इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है ये। जी बिल्कुल उनके यहाँ वैसे ही एक तो इतने सारे स्टॉक्स होते नहीं हैं, तो इसमें से एक इतनी बड़ी कंपनी का आ जाना, तो ये पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स जो है वो इस पे एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरामको एक वैसे ही एक ऑयल की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके पास रिजर्व्स बहुत सारे हैं। तो 10 मिलियन की प्रोडक्शन, 10 मिलियन की प्रोडक्शन है जी बिल्कुल। व्हाट एवर रेट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा। हम यहाँ पे लेना एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। हमारे पास अब्दुल समद साहब हैं शजर कैपिटल के, इक्विटीज़ वगैरह को से देखते हैं, हेड करते हैं। बात यही हो रही थी कि जो अभी जो इतनी बड़ी इंक्रीज़ आई है उसमें इमर्जिंग मार्केट में एंट्री के चांसेस की बात थी, और इन्होंने बताया कि आजकल हबीब बैंक UBL जो है बड़ा परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज इनकी इंक्लूजन होगी और साथ साथ दे आर डूइंग वेरी वेल। और उसके अलावा उन्होंने अब बाकी नाम बताए हैं जो अभी तक हमें पता है, जिसमें निशात मिल भी शामिल है, विच इज़ ए वेरी गुड न्यूज़। एंग्रो है, OGDC है, PPL है, और तो ये 8-9 कंपनीज़ अभी हमें पता है। क्राइटेरिया यही है कि जो खासे बड़े कंपनीज़ होंगी, छोटी कंपनीज़ का वहाँ पे काम नहीं है। दूसरी बात उन्होंने समझाई हमें कि आप लोगों को भी ये समझना है कि इमर्जिंग मार्केट का जो टोटल फ़ंड होगा, जैसे हमने एक मिसाल दी कि मिसाल के तो उसके फ़ंड जो है 10,000 होगा, तो जो अभी फ्रंटियर मार्केट उसका जो है 100 है, 100 और 1000 में 10 गुना का फ़र्क है। और अभी अगर हमारा जो वेटेज है 100 वाले में 10% भी है तो वो 10 बना, जबकि अगर हम
1000 वाले में जाते हैं और हमारा वहाँ वेटेज कम भी हो, तब भी जो है हम उससे कहीं ज़्यादा हो जाएंगे। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, वेरी पॉजिटिव न्यूज़। इट इज़ इन लाइन विद द प्रोग्रेस विच पाकिस्तान इज़ मेकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड नाउ, विद एटलीस्ट 4.5 मिलियन की तो हमारी ग्रोथ ऑलरेडी है। लोग 7% की भी बात कर रहे हैं साख साहब अगले साल। 7 ना भी हो, 6 में भी आप चले जाएँ तो टॉप 5-10 में आप आ जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो थिंग्स आर पॉजिटिव। अब समझ आज की जो 2 खबरें हैं इम्पोर्टेंट, वो ये है, एक तो फार्मा के बारे में आया है कि कोई डील हुई है जिसमें कहा गया कि जी 15% मज़ीद आप 1 जुलाई से बढ़ा सकते हैं। इससे पहले भी कीमतें बढ़ी हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? जो प्राइस कंट्रोल था, दैट वाज ए मेजर फैक्टर विच लेड टू लॉट ऑफ कंपनीज इवन लिविंग पाकिस्तान। तो एक तो फार्मा पॉलिसी अभी तक प्रॉपर आई नहीं है, लेकिन ये पीसमील तरीके से जो कर रहे हैं। जी, इसमें पहले भी आपने शायद 6 महीने पहले भी एक प्राइस इंक्रीज़ देखा था। तो ये फार्मा जो कंपनीज़ हैं, ये यही इनके पास एक रीज़न होता था। ये कहते थे कि देखें काफ़ी सारे जो है मैन्युफैक्चरर्स जा चुके हैं और अगर अभी भी हमें जो है वो प्राइस इंक्रीज़ नहीं मिला तो हम सब जो है वो एक एक करके सारे मल्टीनेशनल्स चले जाएंगे। तो इस वजह से इनको इंसेंटिव दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ वैसे ही थोड़ी सी मेरे ख्याल है प्राइसेस आप कंपेयर टू वर्ल्ड आप थोड़ी कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा कम है प्राइसेस। अच्छा। ये मेडिसिन की तो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ जी बिल्कुल इनको देना बनता है। तो ये 50% बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन है या जो प्रीवियसली आपने नहीं दिया था? 2001 या इस तरह का वो कोई नंबर बताते हैं फार्मा वाले कि हमें ये प्राइस इंक्रीज़ जो है इतने टाइम से नहीं मिला है और अभी हम 2016 में बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल है काफ़ी टाइम तक इनको आपने जो है वो रोक के रखा। क्यूमुलेटिव जो लैक ऑफ इंक्रीज थी उसको कवर किया जा रहा है 10-15% बढ़ा के। अच्छा, कुछ कंपनीज ने ज़्यादा बढ़ा दिया है बेस्ड ऑन सर्टेन कोर्ट ऑर्डर्स आल्सो। जी बिल्कुल, कुछ कंपनीज़ जो है वो जिनको ये कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए मिल गया था वो बढ़ा दिया है। अभी आप उसको भी देखें ना, आज OMC मार्जिन्स की भी न्यूज़ लगी हुई है। OMC मार्जिन्स में भी गवर्नमेंट ने जो है वो लिंक कर दिया है उसको CPI के साथ। तो जिस तरह CPI जो है वो बढ़ता रहेगा तो आपको OMC मार्जिन्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे और उनको कुछ 6 पैसे 8 पैसे अभी तो 1 जुलाई से इनको मिलना भी शुरू हो जाएंगे एडिशनल। आप ऑयल की बात कर रहे हैं? ऑयल मार्केटिंग कंपनी। अच्छा, ऑयल के सिलसिले में पिछले हफ्ते मैंने एक न्यूज़ पढ़ी और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि खाकान अब्बासी साहब जो कि मिनिस्टर हैं, लुक्स लाइक ए वेरी स्मार्ट जेंटलमैन, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी नेशनल असेंबली को। उसमें बताया कि ये जो पेट्रोल पंप का कारोबार है एक्चुअली वायबल ही नहीं है। जो मार्जिन्स उनको मिल रहे हैं दे कैन नॉट सर्वाइव विद दैट। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो फ्रेट को कवर करती है गवर्नमेंट, शायद कोई सब्सिडी देती है कि पेशावर में अगर पेट्रोल बिके तो जी उसका जो फ्रेट उसमें 26 बिलियन का खुर्द-बुर्द होता है, करप्शन होती है। तीसरा उनका रिकमेंडेशन ये था कि वाई डोंट वी डी रेगुलेट ऑयल प्राइसिंग, लेट पीपल डिसाइड ऑन देयर ओन। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरे ख्याल में 3-4 साल से तो मैं ये सुन रहा हूँ कि डी रेगुलेशन की जो है वो बात आ रही है कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक रेट हो जाए, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं होता। वो आप यही सही बात कर रहे हैं कि यहाँ जो है वो थोड़ा सा सस्ता मिलता है और मेरे ख्याल है जिस तरह आप ऊपर चले जाएँ तो वो थोड़ा रेट बढ़ता रहता है। वो उनको ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस मिलते हैं, लेकिन उसमें फिर वही करप्शन के वो यहाँ बिक गया और यहाँ का वहाँ बिक गया। गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, वहाँ पर करप्शन होता है। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर एक ट्रक यहाँ से निकला जी और उसने ये ऑफिशियली दिखाया कि उसने जाकर चित्राल में उतारा है जी तो उसके फ्रेट तो बहुत बड़ा बना जी तो कुछ तो वो ऑब्जर्व करते हैं, कुछ जो है ना गवर्नमेंट उसमें देती है ताकि बहुत ज़्यादा कराची और चित्राल की कीमत में फ़र्क ना हो। बिल्कुल। तो उस पर 26 बिलियन का करप्शन होता है। 26 बिलियन का। तो देखें ना, ये जहाँ आप लूप होल्स अगर इस तरह के होंगे तो वहाँ तो आपको पता है पाकिस्तान में फिर वो किस तरह होता है। 26 बिलियन के कॉस्ट से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके लिए डी रेगुलेशन की बात आती है हमेशा, लेकिन वो हमेशा यही है कि वो जहाँ करप्शन होती है उस चीज़ को जब भी रोकने की कोशिश की जाती है तो उसमें रुकावटें आती हैं। तो पहले भी मेरे ख्याल है ये 2012 में 2011 से ये बातें होती जा रही हैं कि डी रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रही। और जिस तरह आपने उसकी बात की कि पंप्स पे जो है वो वाकई इनके मार्जिन्स बहुत कम है और उसी वजह से हम फिर देखते हैं कि वो चोरियों की तरफ पंप्स जाते हैं और वो थोड़ा सा मिलावट कर देते हैं। क्योंकि आप देखें इतना कम मार्जिन है, 1-8 रुपया अगर मिल रहा है या 1-8 रुपया भी नहीं मिल रहा तो वो उसमें क्या 2 रुपये का जिक्र किया, 2 रुपये पर लीटर मिलता है, which is not enough to cover the infrastructure। तो उसमें वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती। तो वो आप उसको अगर थोड़ा सा बढ़ा दें और फिर क्वालिटी चेक पे अगर आप कुछ लगा दें तो वो मेरे ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। जो आपने बात की पहले कि उनको ये CPI से लिंक किया, तो
यही बात आपने कही। ये अब जाके अगर कीमतें बढ़ गई हैं, कॉस्ट बढ़ गया है, तो उसी लिहाज से उनका मार्जिन भी बढ़ जाएगा। हाँ, ताकि एटलीस्ट आगे जाके तो अब ये डिफरेंस जो है लिंक होगा, एक सर्टेन रेफरेंस पॉइंट मौजूद है। जी बिल्कुल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जी और अब क्योंकि लोगों को अब ये भी है ना कि सीपीआई भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अब, क्योंकि बेस इफेक्ट इतनी नीचे चली गई है, लोगों को सीपीआई भी थोड़ा बहुत अब बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो लोग इसीलिए आज काफ़ी, आप देखें ओएमसीज में पॉजिटिव थे, और ओएमसी सेक्टर के जो 2-3 शेयर्स हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छा इजाफा भी हुआ है। लोग कह रहे हैं अब तो सीपीआई आगे जाके क्योंकि हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, तो फिर इनके मार्जिन भी उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ये जो अभी ऑयल मार्केट हमारी है, इसमें कौन कौन से आइटम रेगुलेटेड हैं, कौन से अनरेगुलेटेड हैं? देखिए, अभी तो हमारे ओएमसी सेक्टर में अगर आप लिस्टेड स्टॉक्स देखेंगे तो सबसे बड़ा तो पीएसओ है, ठीक है, एक दूसरा शेल है, और तीसरा हेस्कॉल है, और एक बाइको है। ये 3-4 स्टॉक्स ही हैं जो कि इस वक्त मेरे ख्याल है जिनमें काम हो रहा है। तो ये चारों जो है वो रेगुलेटेड हैं, मतलब डीरेगुलेटेड इसमें कोई नहीं है। और नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं कि डीजल है, HOBC है, जी, पेट्रोल है, जी, और केरोसिन है। जी। इसमें कुछ आइटम्स तो शायद डीरेगुलेटेड। मेरे ख्याल फर्नेस ऑयल जो है वो शायद डीरेगुलेटेड। हाँ, फर्नेस ऑयल भी पहले रेगुलेटेड था, अब डीरेगुलेटेड है। बाकी उसकी वजह से फर्नेस ऑयल की कीमत बहुत नीचे आ गई है। फर्नेस ऑयल की कीमत काफ़ी नीचे आई है, लेकिन वो भी अगर आई है तो वो ऑयल प्राइस के साथ ही आई है, बिल्कुल, वो काफ़ी हद तक। अगर ये जो डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि अगर हम HOBC, डीजल और पेट्रोल और केरोसिन सबको डीरेगुलेट कर दें, मार्केट फोर्सेस अगर इसके रेट्स को डिटरमाइन करें, तो क्या लाइक फर्नेस ऑयल वो भी नीचे आ जाएंगी? देखें, इसमें चलेंगी तो देखें मार्केट के हिसाब से ही चलेंगी। फर्नेस ऑयल एक्चुअली इनका कुछ इस तरह होता है कि एक तो ऑयल प्राइस होती है, फिर इसके अंदर रिफाइनरी के मार्जिन्स होते हैं, वो सब मिला के जो है वो एक प्राइस बनती है। तो वो ऐसा नहीं है कि डीरेगुलेट होने से कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन डीरेगुलेट होने से ये होगा कि थोड़ा बहुत कंट्रोल आ जाएगा चीज़ों में। डीरेगुलेट मींस कि गवर्नमेंट विल नॉट फिक्स द प्राइसेस। गवर्नमेंट विल नॉट फिक्स द प्राइसेस। गवर्नमेंट, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मैंने नहीं बढ़ने दिया, मैंने कमाल कर दिया, 8 बिलियन का नुकसान उठा लिया, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। वो चीज़ खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर जो है विल इट नॉट बी अ गुड थिंग फॉर द कंट्री? व्हाई द प्राइम मिनिस्टर शुड गेट इन्वॉल्व इन प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड? देखिए, बाहर तो ऐसा ही होता है, बाहर तो हर हफ्ते की प्राइसेस, या कभी कभी कहीं तो मैंने सुना है कि बहुत जल्दी भी प्राइसेस मैंने मिनटों में बदलते हुए देखा है। जी। कनाडा में हम ड्राइव कर रहे हैं, एक शेल का पेट्रोल पाया, उसके रेट कुछ और था, आगे गए तो और हो गया, कहीं पे बढ़ रहा था, कहीं घट रहा था। लोगों ने कहा नहीं, ये चोर कंपनी है, ये ज़्यादा रेट लेती है। और मेरा दोस्त जो है 10 किलोमीटर गाड़ी उसने चला दी, उसको ख्याल ही नहीं आया कि पेट्रोल जला दिया उसने। वो 2-3 सेंट कम के चक्कर में। तो वहाँ तो आलू, प्याज और चावल वगैरह की जैसे कीमत यहाँ ऊपर नीचे होती है, वैसे पेट्रोल की कीमत होती है। लेकिन फिर हर आदमी लगा होता है कि फ्यूचर देख रहा होता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्राइस विच ही विल बाई ऑयल एट, नेक्स्ट डील किस रेट पे हो रही है, उस रेट पे वो उसी के बेसिस पे वो जो है अभी की प्राइसिंग कर रहा होता है। लेकिन वो फिर उसी पे बात आ जाएगी ना, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कंट्रोल चीज़ों पे नहीं है। तो जब डीरेगुलेट होगी तो कोई किस रेट पे बेच रहा होगा, कोई किस। तो देखिए ना, अब आप आलू प्याज पे करते हैं, इज़ देयर ए रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर प्याज एंड आलू? टमाटर आजकल मेरे घर के पास आता है, नारे लगा रहा होता है कि टमाटर ले लो, कितने का 50 रुपये का 3 किलो। तो वो गरीब 50 रुपये का 3 बेचने पे भी मजबूर है। बिल्कुल, वो उसकी मर्जी तो नहीं है ना कि वो 100 रुपये मांग ले आपसे, क्योंकि दूसरा भी आ जाता है रेडी वाला, वो भी नारे लगाता है। तो आपके यहाँ 1000 चीज़ इसी तरह से बिक रही है ना। हाँ, हर चीज़ पे तो राइस रेगुलेटरी अथॉरिटी है नहीं है। राइस की जो कीमत है वो है, डिमांड सप्लाई डिमांड। लेकिन इसमें अगर ठीक आप कह रहे हैं कि प्राइसेस नीचे आने का भी चांस है, लेकिन कभी खुदा न खासा शॉर्टेज हो गई तो फिर इसी तरह, क्योंकि ऑयल जो हमने ये देखा है दुनिया भर में, हाँ, कि जहाँ गवर्नमेंट दाखिल होती है वहीं शॉर्टेज होता है, वहीं शॉर्टेज होता है। जहाँ पे गवर्नमेंट दाखिल नहीं होती, बिजनेसमैन आर वेरी स्मार्ट, दे नो कि किस चीज़ की डिमांड है, कहाँ है, कब लानी है, कब नहीं लानी है, एंड देयर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देम, सो दे नो वेयर टू ब्रिंग एंड वेयर टू सेल, एंड दे कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। तो दे कीप द मार्जिन वेरी टाइट, थोड़ा पैसा कमा के। जहाँ गवर्नमेंट रेगुलेशन आया वहाँ पे करप्शन शुरू हो जाता है। तो आप इससे निकल जाएं, आपको रोज़ाना आपको ये तकरीर करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और इसी सिलसिले में अभी देखिए कि फर्टिलाइज़र की कीमत पे उन्होंने कुछ टैक्सेस वगैरह कम किए हैं ताकि यूरिया की कीमत कम हो जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या हुआ है वहाँ पे? देखिए, उन्होंने ये किया है कि एक तो 2 नए प्लांट्स हैं, ठीक है, एक जिसके अंदर 2 नई पॉलिसीज़ हैं, जिसके अंदर फातिमा आता है और एंग्रो का नया प्लांट आता है। अच्छा। उसके अंदर तो वैसे ही उन्होंने
70 सेंट पे फिक्स किया हुआ है, उसके तो वो उन्होंने प्राइसेस पहले से नीचे की हुई हैं। 70 सेंट ये ऑयल की गैस की ये गैस की प्राइस है। अच्छा ठीक है। जो बाकी जो 2 प्लांट्स हैं जिसमें एक एंग्रो का पुराना प्लांट है और FFC का प्लांट है और FFBL तो छोटा सा ही यूरिया बनाता है, उसके लिए उन्होंने डैब बनाता है, डैब भी बनाते हैं और कुछ यूरिया का पोर्शन बनाता है, तो वो जो है उसके लिए उन्होंने प्राइसेस कम की हैं गैस की। और उनसे इसके बदले में ये कहा है कि आप सब जो है वो 70 रुपये यूरिया पे कम कर दें। तो उससे ये है कि हमारी पब्लिक के लिए तो थोड़ा सा फ़ायदा है कि भाई फार्मर्स को थोड़ा सस्ता मिल रहा है, और बाकी ये कि थोड़ा सा रेवेन्यू गवर्नमेंट का हर्ट होगा। तो ये है क्योंकि लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी नीचे थी तो गवर्नमेंट को ये करते हैं। तो अभी आज मैंने पढ़ा कि 1800 कुछ का देते हैं हम शायद, ये बोरी जो देते हैं। जी। और उस पे से 70 रुपये कम होके थोड़ा सा कम हो जाएगा। जी। इज़ इट नॉट वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट? अब इसमें फिर यही बात आ जाती है कि इंटरनेशनल मार्केट में गैस भी तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिलती है। $2 की मिल रही है, तो 2.08 जो ये आपके पास रोज़ का रेट आता है। हमारे यहाँ शायद ये $5-6 पे देते हैं उनको। देखिए 2.08 है ये पर MMBTU, मिलियन यानी 10 लाख BTU। जी। और हमने जो अभी डील की कतर से वो $5 पे की है। जी वो LNG की। जी। और 50 पैसे तो उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होंगे। फिर यहाँ $6 आपने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया है, गल्फ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड GST ऑफ 21%, जिसकी वजह से गैस आपका इतना महंगा हो जाता है। जी। तो ये एक अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हुई। मैंने 2 महीने पहले या 1 महीने पहले एक ट्विटर लिखा, मैंने कहा कैन समबडी टेल मी व्हाई CNG इज़ बीइंग सोल्ड इन लाहौर एट द रेट ऑफ 41.9 व्हाइल इट इज़ बीइंग सोल्ड एट 67.5 इन कराची। तो उसको उन्होंने कराची और सिंध और महाजिर वो पंजाबी का वो लड़ाई शुरू कर दिया, बिकॉज सिंध हुकूमत ख़राब है और ये है वो। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, किसी का नहीं, वो पाउंड में बिकता है या KG में बिकता है, इस तरह की बहस शुरू हो गई 2 महीने पहले की। अब जो क्लैरिटी आई है वो यही है कि जो इम्पोर्टेड गैस है उसके ऊपर जो टैक्स है जितना भी है वो भी बहुत कम है कंपेयर टू द लोकल गैस टैक्सेस ऑन लोकल गैस, जिसमें GICD है स्पेशल। तो आप जो फर्टिलाइज़र की कीमत का बता रहे हैं वो यही है कि उन्होंने इतना हेवी टैक्स में से थोड़ा सा टैक्स कम कर दिया, तब इतनी सर्टिफाइड, लेकिन relative to the world it still remains very very expensive। अभी भी यूरिया हमारे यहाँ थोड़ा नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। हमें जो एनालिस्ट बताते हैं वो ये कि 1500 का पड़ सकता है अगर आप बाहर से इसको इंपोर्ट करें। तो अभी हमारे यहाँ 1700 का बिक रहा है, तो 10-12% का ये गैप है। लेकिन वो वही बात है कि फिर वो पहले जब हमारे यहाँ 1960 की जब प्राइस होती थी तो बाहर 2400 की भी प्राइस होती थी, लेकिन यहाँ तो बिक रहा था, सब्सिडाइज था हमारा। तो यहाँ सब्सिडाइज था। तो बात ये है कि वो बाहर ठीक बात है, उस वक्त शायद गैस की प्राइस भी उस वक्त ज़्यादा होगी बाहर, तो वो ये है कि वो कभी वहाँ सस्ता कभी यहाँ, तो इस तरह मिल मिला के आप एक आम हमारे जो किसान है सिंध का है पंजाब का, उसकी बात सुने ना, आजकल वो बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओकाड़ा में भी, यहाँ सिंध में भी। उनका ये कहना है कि जी हमें इंडिया से कंपटीशन है, इंडिया समहाउ और द अदर विद देयर सब्सिडीज एंड एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडिंग फर्टिलाइज़र एट ए मच लोअर रेट। फिर बिजली भी वो सस्ती देते हैं और बहुत सारे इंसेंटिव्स देते हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं है। मिसाल का तो बिजली का उन्होंने ख़ास तौर से डिमांड किया है, इत्तेहाद जो उनकी है कि ये 70 रुपये पर यूनिट 70 रुपये यूनिट सिंध में मिल रहा है, पंजाब में 10 रुपये, और वो कहते हैं कि इंडिया में शायद वो 2 रुपये है बिजली जो डीजल चला। इसी तरह खाद भी महंगा है, तो वो कह रहे हैं कि हाउ कैन वी कम्पीट विद इंडिया। आप चले अमेरिका से कंपेयर ना करें, अफ्रीका से ना करें, लेकिन ये तो पड़ोस में है ना, पड़ोस में, और पोरस बॉर्डर है, चीज़ें तो आ जाती हैं। फिर आपने एक और बड़ी आसानी कर दी इंडिया के लिए कि जो अफ़गानिस्तान माल भेजो, आपको पता है अफ़गानिस्तान से पहले ही माल उतर गया तो कौन रोकने वाला है। बिल्कुल कंटेनर पता चला खाली अफगानिस्तान पहुंच गया, माल लाहौर में उतर गया। अभी आप ये देखें ना कि यूरिया के जो नंबर्स आ रहे हैं जो हर महीने आते हैं, आप उसमें देखें ना, लोग तो वो देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ उसमें डिक्लाइन आ रहा है, उसमें ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन आ रहा है। तो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इसी वजह से आ रहा है कि यूरिया नहीं बिक रहा। यूरिया नहीं बिक रहा, उसके रीजंस यही हैं कि वो या तो आपने यहाँ महंगा रखा हुआ है तो फार्मर नहीं ले रहा, तो और दूसरी जो चीज़ ये है कि आप यहाँ अपनी वेजिटेबल्स की प्राइसेस देखें तो वो काफ़ी नीचे हैं। तो आगे जाके ये नज़र आ रहा है कि ये एक थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि शायद आपको इन चीज़ों में शॉर्टेज आती हुई नज़र आए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसान प्रोडक्शन नहीं होगा,
किसान आप जब बताइए ना, यूरिया नहीं मेरे खरीद रहा। मोहल्ले में कराची के एक नॉर्मल इलाके में लाके वो बेचारा नारे लगा रहा है कि 50 रुपए के 3 किलो ले लो। तो मैंने तो अपने दोस्तों को कहा यार टमाटो केचप का वो प्लांट लगा लेते हैं, ये टमाटो इस्तेमाल कर ले, बड़ी डिमांड है पूरी दुनिया में टमाटो केचप की। बिल्कुल। तो इसी तरह आलू भी बहुत सस्ता बिक रहा है। हाउ कैन 20 रुपए के शायद आलू बिक रहा है। तो ये आगे जाते हुए यही नज़र आ रहा है कि इन चीज़ों की जो है वो खुदा न खास्ता कहीं हमारे पास ये तो डिजास्टर हो जाएगा ना disaster हो एग्रीकल्चर जाएगा, कंट्री के लिए। आप एक तो पहली बात ये सोचे ना सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो 40% हमारी पाकिस्तान की आबादी है, जी, हर चौथा आदमी आउट ऑफ 10 इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। उसकी लाइवलीहुड को अगर इस तरह से आप हर्ट कर देंगे बाई कीपिंग इलेक्ट्रिसिटी हाई, बाई कीपिंग फर्टिलाइज़र हाई, और वो कहेंगे कि चलो भाई इंडिया से कम्पीट नहीं कर पाए इसलिए वो बंद करके, तो क्या अपने खुदकशी कर लें, क्या करें लोग? हाँ सही बात है। दे डोंट नो एनीथिंग एल्स टू डू। इंडस्ट्री वाला तो फिर भी पैसा से लेके कहीं चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है ना कि हमारी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं वही इतनी हाई कॉस्ट हैं। कहाँ कॉस्ट हाई रही? फर्नेस ऑयल मेन है ना। फर्नेस ऑयल इज चीपर देन पेट्रोल नाउ, इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट। इतना सस्ता फर्नेस ऑयल तो दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था इस वक्त जितना। नहीं, वो इस वक्त क्रूड से भी सस्ता है, वो इस वक्त है, लेकिन वो कहते हैं गैस से भी सस्ता है वो इस वक्त आपको शायद सारी चीज़ें इस वक्त नज़र आ तो रही है। यहाँ कीमत कम हो जानी चाहिए थी ना उस हिसाब से। मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि जिस रेट से कोल की कीमत 320 से 60 पे गई, $18 से $2 पे चला गया, ये $2 पे चला गया गैस। लेकिन आप पेट्रोल भी हमने 140 से 40 पे आते हुए देखा। लेकिन बिजली की कीमतें आपको इस तरह नहीं नजर कीमतें नहीं घटी। उसका रीज़न ये है कि पहले हम क्या करते थे जब पिछली गवर्नमेंट में, और क्या करते थे हम बनाते थे महंगा और सस्ता बेचते थे, उसकी वजह से सेकुलर डेट खड़ा हो जाता था। अब आपने क्या किया, आहिस्ता 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 उसको आप सही करने की कोशिश की आपने, तो ऑयल नीचे आता गया लेकिन हमें प्राइसेस नीचे होते हुए नहीं नजर आई, इसलिए क्योंकि वो गैप जो है वो सेट हो रहा था बीच में। तो सब यही कहते थे यार ऑयल इतना नीचे आ गया, बिजली की प्राइस कम नहीं हुई, वो आहिस्ता आहिस्ता। और खुदा ना खास्ता अब अगर $100-110 हुआ ऑयल, तो हमारे यहाँ तो बिजली की कीमतें वो होंगी जो लोगों ने सोची भी नहीं। लेकिन आप सोचे ना कि बात ये नहीं कि ऑयल इज़ नॉट द ओनली थिंग फॉर मेकिंग। अब बहुत ज़्यादा जो प्लांट लग रहे हैं नए नए, वो गैस पे लग रहे हैं। वो आप कोल से भी बना सकते हैं। कोल कोल का प्लांट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सिंध में 2 प्लांट शुरू हो गए, 1000 और एक 1300 का। बिल्कुल। तो अब हम आप इंपोर्टेड कोल से भी बना लें, बहुत सस्ता मिल रहा है। जी जी जी। तो आपको टोटल देखना है कि कोई भी एनर्जी मिक्स के जरिए से अगर बिजली बनती है, प्लस वाटर का जो सस्ता पेट्रोल वो अलग है, बन ही रहा है वो, तो टोटल मिक्स हैज बिकम मच चीपर। बिल्कुल। एंड भले पेट्रोल की कीमत बढ़े, आपको गारंटी देता हूँ कि फर्नेस ऑयल की कीमत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और अभी तो बहुत लो है। तो उस लिहाज से ठीक है, जो सर्कुलर डेट वाला आपने क्लियर कर लिया, अब तो कुछ रिलीफ देना चाहिए ना, ताकि ये जो सिंध का फार्मर कह रहा है कि 17 के बजाय 10 का दे दो हमें, बिल्कुल जायज़ है कि नहीं उसकी बात? नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। आप फार्मर्स इस वक्त काफ़ी हद तक परेशान हैं और वो काफ़ी डिमांड कर रहे हैं चीज़ें, तो उनकी सिंध में एक और ड्रामा हुआ जनाब, वो उन्होंने कहा कि जी ओवरनाइट विद इन 2-3 डेज़ का कि जिसको ट्रैक्टर चाहिए जल्दी से अप्लाई करो। अभी आम फार्मर को तो पता भी नहीं चला, मिनिस्टर जितने थे उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने सस्ता ट्रैक्टर सब्सिडाइज खरीद लिया, खेल ख़त्म। नहीं, ये चीज़ें तो हमारे यहाँ हिस्टोरिकली पहले भी होती हैं। हर्टिंग योर फार्मर वेरी बैडली। ड्यूटीज भी इसी तरह ओवरनाइट पहले कम हो जाती थी, गाड़ियाँ मिनिस्टर्स की आ गई हैं, बाकियों की रुक गई। जी बिल्कुल। यहाँ पे ट्रैक्टर मिल गया सस्ते में लोगों को, और काफ़ी दिन से ट्रैक्टर खरीद ही नहीं रहे थे ये लोग, ट्रैक्टर कंपनीज परेशान थी, और बेचा तो उन्होंने ओवरनाइट 2 दिन में बेच दिए सारे ट्रैक्टर्स एट ए चीपर प्राइस, एंड फार्मर बेचारा देखते रहेगा। जी जी। एक और बड़ी हर्टिंग बात बताऊँ आपको, 1300 पे लेती है सिंध गवर्नमेंट गंदम अपने VIP का फार्मर से, बड़े बड़े फार्मर्स, और जो आम जो किसान है इस वक्त आप चले जाएँ थट्टा वट्टा 900 रुपये में बेच रहा है पर मंड, यानी 22 रुपये का बेच रहा है। वो 33 का बेच रहे हैं, ये 22 का बेच रहा है। 22 तो उसका कॉस्ट होगा जनाब, वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? नहीं, इस वक्त काफ़ी जो है वो फार्मर्स जो डिफ़िकल्टीज़ में है, और वही जो है वो नज़र ये आ रहा है कि आगे जाके ना ये अगर इन्होंने जो है वो थोड़ी भी हाथ पीछे रोका तो हमारे यहाँ काफ़ी ये अगर ये हुआ, एग्रीकल्चर इस तरह से हर्ट हुआ, तो यहाँ पे बहुत खूनी इनकलाब आ जाएगा जनाब। जी, कोई आम बात नहीं है। 40% आबादी, 20 करोड़ की बहुत बड़ी आबादी है। जी बिल्कुल। उसके साथ आप इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते कि GICD लगा के कीमत इतनी महंगी कर दें, और कि बिजली भी महंगी, खाद भी महंगा, कैसे कम्पीट करेगा? जी साथ साथ इंडिया के साथ आपने कहा कि खोल दो तजारत, वाह भाई वाह, पहले प्लेइंग फील्ड तो क्रिएट करें। इंडिया इतना कुछ दे रहा है यहाँ, नहीं, लेवल फील्ड का बड़ा मसला है हमारे कंट्री में। सारी चीज़ें जो है वो
पहले से देखते नहीं हैं और इस तरह की चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। दूसरा बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का, बहुत अच्छे एक्सपर्ट, बहुत क्लियरिटी ऑफ थॉट है। और देखिए हर चीज़ पे हमने बात की, ख़ासतौर से हमने ज़रा सा अवामी इशू उठाया है, उसको अवामी इशू को हम इग्नोर नहीं कर सकते। 40% पाकिस्तानियों की जो ज़िंदगी है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बताया सिंध के हारियों ने जब रिसेंटली प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा ट्रैक्टर के में ड्रामा हो गया, बिजली का उन्होंने बेचारों ने कोई ज़्यादा नहीं डिमांड किया, उन्होंने कहा कि जो पंजाब में 10 रुपये का रेट है वो तो कर दो, कोई नाजायज़ डिमांड नहीं है। इसी तरह गैस, जैसा कि गैस से बनता है फर्टिलाइज़र, बहुत चीप हो चुका है दुनिया भर में, और इंडिया में ख़ास तौर से चीप तो है ही, साथ साथ वो सब्सिडाइज़ करके इतना सस्ता बेच रहे हैं कि हमारा फार्मर कैसे कम्पीट करे। बॉर्डर्स आर पोरस, थिंग्स आर पोरिंग इन। ख़ास तौर से जब से हमने इंडिया को मौका दिया है कि अफ़गानिस्तान भेजे ट्रांजिट ट्रेड के तौर पे, वाघा से ट्रक निकल रहा है, वाघई में माल, लाहौर में माल उतर जाता है, खाली ट्रक पहुंच जाता है तुरखम, और हम कहते हैं कि जी ट्रांजिट ट्रेड हो गया। लेकिन हमारा पोटैटो प्रोड्यूसर, हमारा टमाटो प्रोड्यूसर, हमारे व्हीट प्रोड्यूसर, दे ऑल सफरिंग एंड दे आर सफरिंग वेरी बैडली। पीपल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। और मेरी नज़र में सारे बुराई का जड़ जो है वो बिल्कुल नाजायज़ किस्म के टैक्सेस हैं, लाइक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, बिल्कुल गलत टैक्स है ये, इसको हाई कोर्ट ने भी रोकने की कोशिश की थी, इसको फ़ौरन विड्रॉ करना चाहिए। और ये जीएसटी 21% का कहाँ दुनिया में होता है भाई, जीएसटी लगाओ 2-4% लगा दो, ये 21% जीएसटी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस शुड बी विड्रॉन सो दैट आवर फार्मर्स, आवर इंडस्ट्री कैन रिवाइव। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।